ओके क्लास, आज का लेक्चर है स्टेमेन। स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स को स्टेमेन ही बियर करता है, इसीलिए माइक्रोस्पोरोफिल। मतलब जो स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर को बियर करे, कैरी करे, उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल दिया। ठीक है, अब देखते हैं स्टेमेन है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट है एंड्रोसियम का, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ एंड्रोसियम। ये जैसे मान लो हम एक एंथर बना लिए। एंथर हमें यूजुअली देखेंगे तो एंथर बाइलोब्ड होता है। ठीक है, तो हम बोल दें एंथर जनरली बाइलोब्ड। अब इस एंथर में से हम एक लोब को अगर बाहर निकाल करके देखें तो उसमें दो थीका होगा। ठीक है, इसलिए डाइथिकस कंडीशन होता है, हर लोब का डाइथिकस कंडीशन होता है एंथर के। अब एक लोब का हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन करके देखें तो दो थीका इस तरीके से दिखेगा। ये भी थीका हुआ और ये स्ट्रक्चर भी थीका हुआ। ठीक है, टोटल हम देखेंगे तो एक लोब में दो थीका यानी कि दो लोब है, यानी कि चार थीका हो जाएगा। तो हम बोल दें टोटल फोर थीका इन बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, अब ये देखें each thiga contains one microsporangium, that is टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। तो एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम उसे कहते हैं जो माइक्रोस्पोर को रखता है, ऐसा बैग जिसमें माइक्रोस्पोर रहे। ठीक है, तो उसको बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए ये कैसा कंडीशन होगा, चार थीका है तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होगा एंथर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस एंथर का हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ठीक है, क्या करें, एक क्रॉस सेक्शन, ये सपोज करो एंथर का क्रॉस सेक्शन है। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मिस। अब क्या करते हैं कि इस चारों लोब्स के अंदर देखेंगे तो एक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये बैग सिलेंड्रिकल बैग्स होती हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब यही माइक्रोस्पोरेंजियम को आगे चल करके हम बोल देते हैं पोलन सैक। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, यही स्पोरोजिनस टिश्यूज आगे जा करके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल कहलाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे सपोज करो ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दिखने में हमें ऐसा दिखेगा। जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर के तरफ, ठीक है, यहाँ पे हम देखें माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर एक सिंगल लेयर के सेल्स की थिकनेस है। इन सेल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि इनमें डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है विद एबंडेंट न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका काम क्या है, इसे बोल दिए टेपेटम। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अंदर जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं या पोलन सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम बोल दें प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब देखते हैं इसके बाहर टू सेल्ड थिकनेस का एक सेलुलर जोन है। ठीक है, अब दो सेल की थिकनेस है, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर। उसके बाहर एक इलोंगेटेड सेल का सिंगल सेल की थिकनेस का लेयर है। ठीक है, इस लेयर को हम बोल देते हैं एंडोथेसियम। और इन सब के बाहर हमें पता है एपिडर्मिस है। ठीक है, तो ये हो गया एपिडर्मिस। अब एक चीज ध्यान रखना कि एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों सेलुलर लेयर मिल करके पहला तो प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं
मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग पोलन ग्रेन के लिए, और ये डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से जब ये मैच्योर होते हैं, वाटर से ये जब ड्राई हो जाता है तो ये टूटता है, और टूटने की वजह से इसके इसके श्रिंकिंग की वजह से, इसके टूटने के रप्चर होने की वजह से अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके डिस्पर्सल में हेल्प मिलता है। तो हम ये बोल दें, इस इन तीनों का मिला करके जो फंक्शन है प्रोटेक्टिव एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं। सपोज करो हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, फ्रॉम पोलन मदर सेल्स। अब देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, पोलन मदर सेल क्या है। तो ध्यान में रखना, जो अभी हम स्पोरोजिनस टिश्यूज देख रहे थे वही स्पोरोजिनस टिश्यूज लाइटर कंडीशन में बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए, ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, इसको एमएमसी बोल दिए, या पोलन मदर सेल पीएमसी। ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज ही हैं, आगे चल करके माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाए। ये 2n नंबर स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो ये एक पोलन बैग के अंदर या पोलन सैक के अंदर का कंडीशन हम देख रहे हैं, ये 2n स्टेज में है। अब यहाँ से हमने क्या किया, हम बोल दें इसे, दे आर प्रोड्यूस दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, अब यहां से हमने विड्रॉ कर लिया एक 2n स्टेज में माइक्रोस्पोर मदर सेल को, इसमें मियोसिस किए। मियोसिस के बाद से एक कंडीशन हमें ये ध्यान में रखना होता है कि मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनेंगी n नंबर स्टेज में, लेकिन इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रहता है कि कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गया है, तो 4 न्यूक्लियस तो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, और इस वजह से ये चारों सेल जो बनेंगे वो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, और टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे बोल दिए माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लिए। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में जब मैचुरेशन होगा, तो मैचुरेशन के बाद से ये सारे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह दें ऑन मैचुरेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर, क्या हो गए, चारों अलग अलग हो गए। अब इनको हम माइक्रोस्पोर बोले, ना कि माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो अब ये माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर सेपरेट हुए। हमने क्या किया कि एक माइक्रोस्पोर को बाहर लिया और वह उसके माइटोसिस को देख रहे हैं। तो एक माइक्रोस्पोर जब माइटोसिस करता है तो इसमें भी एक यूनिक तरह का माइटोसिस होगा। माइटोसिस से 2 सेल बनेंगी, दोनों n नंबर होती हैं, लेकिन एक सेल के अंदर फ्लोट करती हुई एक दूसरी सेल होती है जो साइज में छोटी होती है, ये जैसे कंडीशन। ठीक है, तो ये स्मॉलर सेल हो गई जो साइज में छोटी है, इसको जनरेटिव न्यूक्लियस बोल देते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। और एक दूसरी सेल है जो, इसे बोल दिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसी को हम दूसरा नाम दे दें ट्यूब सेल। तो इस तरीके से पोलन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखेंगे फर्दर, जब इसका मैचुरेशन होता है तो ये अपने सरफेस पे प्रोटेक्टिव कवरिंग रिलीज करता है। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ जब इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके ऊपर, जस्ट ऊपर इंटाइन का लेयर है, और ये इंटाइन बना होता है, इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन का। ठीक है, अब इस इंटाइन के ऊपर जो दूसरा लेयर होता है वो होता है एक्साइन, और ये बना है, एक्साइन है, ये बना है स्पोरोपोलेनिन का। अब स्पोरोपोलेनिन के बारे में स्पेशल बात ये जान लेना कि कोई भी एंजाइम या कोई भी एसिड नेचर में ऐसा नहीं है जो इस स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके, डिग्रेड कर सके। ठीक है, तो हम ये बोल दें कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम और एसिड। एक चीज और जान लेना, इसी के वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फॉसिल्स में मिलते हैं हजारों हजारों साल पुराना। ठीक है,
क्योंकि स्पोरोपोलिनिन के हेल्प से वो अंदर की चीजें डिग्रेड नहीं हो पाई हैं। ठीक है, और स्पोरोपोलिनिन खुद डिग्रेड नहीं हुआ है तो अंदर की चीजें प्रोटेक्टेड एज इट इज रह गई। ठीक है, तो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिलता है। एक चीज और ध्यान में रखना होगा, जब स्पोरोपोलिनिन पे किसी एंजाइम का एक्शन नहीं हो सकता है, कोई एसिड इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो उस केस में पोलन ट्यूब को बाहर जाने के लिए स्पोरोपोलेनिन कुछ कुछ जगहों पे बाइफरकेटेड होता है, टूटा हुआ रहता है। ठीक है, उसी टूटे हुए स्पेस को जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, उसी को हम बोल देते हैं ट्यूब पोर या जर्म पोर। ठीक है, तो ये मैचुरेशन हो गया पोलन ग्रेन का एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। अब ये ध्यान में रखना, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में टू सेल्ड स्टेज में मैचुरेशन हुआ है और इसी समय डेहिसेंस होगा और ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे। रिमेनिंग जो 40% सेल्स होती हैं उनमें क्या होगा कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसका फर्दर माइटोसिस होगा और 2 जनरेटिव न्यूक्लियस एंड 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साथ डेहिसेंस होगा और ये ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे, जिसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।